अकाउंटिंग इक्वेशन एंड इफेक्ट्स ऑफ ट्रांजैक्शन ऑन इट। ये हमारा न्यू टाइटल, न्यू पोजीशन पे आया, न्यू टाइटल पे आ गया अभी, इसका टाइटल है। देन आगे बढ़ते हैं अभी, द रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन, द रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट इज बेस्ड ऑन फंडामेंटल इक्वेशन ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन। अब हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट के, जो हमारे अकाउंट की बुक्स ऑफ अकाउंट है, उसके अंदर आप एंट्री कौन से बेस पे करेंगे? एज पर देयर फंडामेंटल इक्वेशन के बेस पे आप हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर उसकी पर्टिकुलर एंट्री करेंगे, जो भी ट्रांजैक्शन हुए उसकी। देन व्हाटएवर बिजनेस possesses in the form of assets is financed by the proprietor or by outsider. Then this equation expresses the equality, this equation expresses the equality of assets on the one side. कौन से? On the one side, एक साइड पे आपको क्या दिखाएंगे कि वो एसेट साइड है, एंड इक्विटी ऑन द अदर साइड। इक्विटी अदर साइड पे आएगी, दूसरे साइड पे क्या होगी? इक्विटी। देयरफॉर द क्लेम्स ऑफ आउटसाइडर, आउटसाइडर की जो क्लेम होगा उसको क्या बोला जाता है? लायबिलिटी। क्या बोलते हैं? लायबिलिटी। ये कंटिन्यू में है, क्या कहा जाएगा? लायबिलिटी। एंड ओनर्स और प्रोप्राइटर फंड्स ऑन द अदर साइड इन मैथमेटिकल फॉर्म। ये जितना पूरी इक्वेशन में आपको बता रहे हैं, इसको इन्होंने क्या बताया कि हमें एक फंडामेंटल इक्वेशन के बेस पे ही हम हमारी अकाउंट, जो बुक्स ऑफ अकाउंट है, उसके अंदर एंट्री लिखेंगे। तो कौन सा फंडामेंटल इक्वेशन होगा? चलिए देख लेते हैं। यहां पर आपको बताया हुआ, ये हमारा क्या है? इक्वेशन आपको देख रखा हुआ है। इसके अंदर क्या बताया जा रहा है कि आपकी एसेट्स और इक्विटी, वापस देखेगा कि आपकी एसेट्स और आपकी इक्विटी हमेशा कैसी होनी चाहिए? इक्वल। मींस यहां पर क्या बताएंगे? इन दोनों की जो वैल्यू होती है ना, वैल्यू मींस जो भी पैसा आएगा, नंबर में वैल्यू आएगी, तो वो हमेशा कैसी होनी चाहिए? इक्वल। जितनी एसेट्स की है उतनी ही इक्विटी की होगी, सेम जितनी इक्विटी की होगी उतनी ही एसेट्स की होनी चाहिए। ये हमेशा क्या होना चाहिए? अकाउंट की लैंग्वेज में बोला जाए तो इसको बोलते हैं टैली होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? टैली होना चाहिए। देन इक्विटी के बारे में बताया, आपको समझो कि इक्विटी क्या होता है सर, देख लेते हैं। इक्विटी मींस क्या? आपकी लायबिलिटी प्लस कैपिटल, इन दोनों का जो टोटल होगा वो उसको क्या बोला जाएगा? इक्विटी। क्लियर हो रहा है? यहां पे क्या बता रहे हैं? फिर से एक बार, ये इक्वेशन सबसे इंपॉर्टेंट है अकाउंट के अंदर। अकाउंट में सबसे इंपॉर्टेंट कि आपका एसेट्स और आपकी इक्विटी की वैल्यू जो है वो कैसे आनी चाहिए? सेम आनी चाहिए। ऑलवेज कैसे आएगी? आपकी सेम ही आना चाहिए। अगर ये सेम नहीं आ रहा है तो समझ जाइए कि कहीं ना कहीं आपकी कुछ मिस्टेक है। देन इक्विटी क्या होता है? लायबिलिटी प्लस कैपिटल, इन दोनों का जो टोटल होगा वो क्या आएगा? इक्विटी। क्लियर? नेक्स्ट, an asset is introduced in the business, a corresponding liability also emerges means merge हो जाना। क्या बता रहे? Effects of business transaction on accounting equation। अब आपको यहाँ पे बिजनेस कुछ ट्रांजैक्शंस दिए हुए हैं, अब एज पर आप अकाउंटिंग इक्वेशन के अकॉर्डिंग उसको एनालाइज करेंगे, है ना? चलिए देखते हैं यहाँ पे। These transaction increase और decrease the assets, liabilities और capital। जेन्युइन सी बात है, कोई भी बिजनेस में कुछ चीज बढ़ती है, कुछ कम होती है ना? तो यहाँ पर किसके ऊपर होगा? एसेट्स, लायबिलिटीज एंड कैपिटल। एसेट्स पता है आपको क्या होता है? लायबिलिटी एंड कैपिटल। लायबिलिटी एंड कैपिटल का टोटल क्या होगा? इक्विटी। एवरी बिजनेस हैज सम एसेट्स। एवरी बिजनेस, कैसे? कोई भी बिजनेस हो, चाहे वो फिर उस बिजनेस का टर्नओवर या मैं बात करूं नेट प्रॉफिट जो है उनका, या उनका बिजनेस का स्टार्टिंग है, एक छोटा सा बिजनेस भी अगर एक घर पे भी चालू करते हैं ना, उसके भी कुछ एसेट्स तो होते ही है। विदाउट एसेट्स आप कोई भी बिजनेस नहीं कर पाएंगे, कुछ ना कुछ एसेट्स तो होता ही है। फिर वो चाहे छोटी सी एक दुकान हो या एक बड़ी सी फैक्ट्री का हो, हर किसी में एक एसेट्स तो होता ही है ना? फॉर एग्जाम्पल, अब आपको एक एग्जाम्पल दिया है जिसमें हमारे कैरेक्टर है, यहाँ पे एक कैरेक्टर यहाँ पे परफॉर्म कर रहे हैं। कौन है? जिनके बारे में देख लेते हैं अभी। कैरेक्टर का नाम क्या है? सुनील। कौन है? सुनील। स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश।
सुनील क्या कर रहे हैं, बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, कितने के साथ, 3 लाख रुपीस कैश स्टार्ट कर रहे हैं, है ना। बिजनेस कोई भी स्टार्ट करते हैं तो कुछ पहले पैसा तो लेके आना पड़ेगा। क्या लाना होता है, आपको रॉ मटेरियल लेके आना पड़ेगा, या आपको जिस चीज का बिजनेस करना है आप उसके सारे इक्विपमेंट लेके आएंगे तभी तो बेच पाएंगे। तो क्या पहले कैश वो सामान लेके आना पड़ेगा। तो उसके लिए सुनील कितने, 3 लाख रुपए मींस 3 लाख रुपीस ऐसा कैश लेके आ रहे हैं। और हमें पता है कि जब भी बिजनेस स्टार्ट होता है, जब भी बिजनेस स्टार्ट होता है उस टाइम पे जो पैसा लेके आते हैं उसे हम किस चीज से एंट्री करते हैं, हम उसे कैपिटल बोलते हैं। क्लियर, क्या बोला जाता है उसे, कैपिटल बोला जाता है ना। देन इन दिस ट्रांजैक्शन एसेट्स इन द फॉर्म ऑफ कैश, यहां पर जो भी एसेट्स आ रही है वो कैसे फॉर्म में आ रही है, कैश में आ रही है। कैश लेके आ रहे हैं ना, फिर हम एसेट्स लेंगे, कैसे फॉर्म में आ रही है, कैश में आ रही है। इज ट्रीटेड फॉर द बिजनेस एंड नेक्स्ट दिया यहाँ पे क्या बता रहा है आपको, एक एग्जांपल दिया ना कि सुनील बिजनेस स्टार्ट करे, 3 लाख रुपए उनके पास क्या है, कैश है। सीधी सी बात है, कैश है तो क्या करेंगे, कोई ना कोई एसेट खरीदेंगे वो, है ना, कोई ना क्या करेंगे, एसेट खरीदेंगे। तो एसेट खरीदेंगे तो उनके पास कितना हुआ, 3 लाख रुपीस, कितना हो गया, 3 लाख रुपीस। हमने एज पर हमारे इक्वेशन में देखा कि जितनी वैल्यू एसेट की होगी सेम उतनी वैल्यू किसकी होगी, इक्विटी की। तो एज पर दिस हम यहां बता दो कि ये कैश एसेट अगर 3 लाख रुपए है तो कैपिटल जो इक्विटी होगी, कैपिटल इक्विटी, कैपिटल में मैंने इक्विटी को ब्रैकेट में क्यों किया है, क्योंकि इक्विटी का ही एक छोटा पार्ट क्या है, कैपिटल। देखा हमने यहाँ पे कैपिटल कैसे आता है, इक्विटी प्लस लायबिलिटी बन के क्या होगा, इक्विटी आएगी। तो इक्विटी का ये पार्ट क्या है, कैपिटल। तो सेम ये भी टैली होगा, 3 लाख कंप्लीट। जो हमारा इक्वेशन था एज पर फंडामेंटल इक्वेशन, हमने उसी चीज को अकाउंट के इक्वेशन के बेस पे यहां पर लिख दिया है पूरा। क्लियर है, जैसा हमारा ऊपर इनको दिया था एसेट्स एंड इक्विटी, यहां पर सेम इसी तरीके से आया है ना। चलिए देन उसके आगे की कुछ, और हमारे पास सुनील एक कैरेक्टर है, हमें पता स्टोरी की तरह इसको समझिएगा कि सुनील नाम का कोई है, या तो समझिए सुनील हमारा एक खुद का नाम है, या अपने नाम के साथ जज करिए कि आप खुद एक बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, आपके पास है कैश, 3 लाख रुपीस के आपके पास कैश है, वो क्या है सर, कैपिटल, क्योंकि बिजनेस स्टार्ट हो रहा है। अब यहाँ पे बिजनेस स्टार्ट हो तो कुछ ना कुछ चीजें लाना चालू करेंगे ना, कि आज कुछ सामान लेके आऊंगा, कुछ तो लाएंगे। तो जैसे कि दिया हुआ यहाँ पे सुनील ने क्या परचेज मशीनरी फॉर ₹40,000। यहाँ पर सबसे पहला एक ट्रांजैक्शन दिखाया गया है, कौन सा, कि उन्होंने एक मशीन परचेज करी है, कितनी, 40,000 रुपीस की मशीन परचेज की है। एंड फर्नीचर फॉर ₹20,000, और फर्नीचर भी लिया है, कितना, 20,000 का क्या लिया है, फर्नीचर। Thus the position of the assets and capital is also, यहाँ पर नीचे बताया गया हमको, लेकिन इतना क्लियर समझ में आया, बिजनेस स्टार्ट हुआ है, एक मशीन ले ली और एक फर्नीचर के ऊपर उन्होंने थोड़ा एक्सपेंस किया है, खर्चा किया है। अब इसी चीज को अकाउंट्स में लिखेंगे हम, तो अकाउंटिंग अकाउंट में किस तरीके से लिखा जाएगा, यहां पर हमने देखा जैसे सुनील परचेज मशीनरी खरीदी है, कितनी, 40,000 की मशीनरी ली है। देन फर्नीचर लिया था 20,000 का, उनके पास कुछ पैसे थे, बिल्कुल थे, कितने रुपए थे, 3 लाख रुपीस उनके पास में थे। तो इसमें सब कुछ उन्होंने खर्च किया है, तो इसको हम किस तरह से लिखेंगे, इसे एक नॉर्मल हम अकाउंट मींस हम कैलकुलेशन करते हैं, 3 लाख रुपीस उनके पास क्या था, कैश था, है ना, ये क्या था उनके पास, कैश था। एज ऑफ बिजनेस में क्या लेके आए थे, कैपिटल, बिजनेस स्टार्ट हुआ था ना, तो ये क्या था, कैपिटल था, लेकिन कैसा कैश में लेके आए थे, कैपिटल भी। देन उन्होंने क्या किया, परचेज की, क्या, मशीनरी ली है। सीधी सी बात है, अगर कोई एसेट मेरे पास आ रही है तो मेरे पास से कैश जाएगा ना। यहाँ पर उन्होंने कुछ बताया है, किसी ओनर का नाम या किसी का सामने वाले पर्सन का नाम दिया है नहीं, इसका मतलब वो ट्रांजैक्शन क्लियर हो गया होगा ना, तभी तो उन्होंने यहाँ पे किसी का नाम नहीं दिया या उस पर्सन का नाम भी नहीं, मींस कैसा, कैश ट्रांजैक्शन होगा ये। तो अब मैं पैसा दे दिया मैंने, तो मेरे पास मशीन कितने की आई, जितने की मशीन आई उतना ही पैसा दूंगा, ना कम ना ज्यादा। तो इसमें से लेस कर दूं मैं, क्या हो जाएगा, लेस कितना, 40,000 रुपीस,
40,000 रुपीज क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। कितना अमाउंट बचेगा इसमें से चला जाएगा तो 2,60,000। देन कुछ टाइम के बाद फिर से क्या पता चल रहा है कि उन्होंने तो एक फर्नीचर भी लिया है। ओके, तो यहाँ पे क्या लिया है उन्होंने, फर्नीचर, शॉर्ट फॉर्म में लिख दूं यहाँ पे, ये फर्नीचर है, ये क्या है, मशीनरी है ना। फर्नीचर कितने का लिया था, 20,000, तो ये क्या हो गया 20,000। टोटल कितना मींस 2,40,000 इनके पास अभी। ये क्या है, ये क्या हो सकता है, रिमेनिंग कैश। इनके पास अभी इतना कैश जो है वो बाकी है ना। 3 लाख में से उन्होंने 40,000 खर्च कर दिए किसके ऊपर, मशीनरी पे। देन फर्नीचर पे 20,000 खर्च किए। अब उनके पास पैसा कितना बाकी है, 2,40,000 रुपए है जो उनके पास कैश बाकी है ना। 2,40,000 कैश जो उनके पास बाकी है। समझ में आया, क्लियर है स्टेटमेंट। ये नॉर्मल है जो हम लोग भी अपनी डेली लाइफ में करते हैं। अमाउंट इतनी बड़ी नहीं होगी लेकिन इस तरीके से किया जाता है। तो इसी को अकाउंटिंग बेस पे लिखा है। कैश कितना था हमने फाइंड आउट किया, 2,40,000। फर्नीचर मेरा मशीनरी कितना है 40,000, फर्नीचर कितना हुआ 20,000। इन सब का अगर टोटल किया जाए तो कितना होगा 3 लाख। पर सेम जैसा हमने देखा था, एसेट्स इक्वल टू इक्विटी, इक्विटी मींस कैपिटल, तो कैपिटल भी कितना होगा 3 लाख। क्यों इसको इस तरीके से किया, क्योंकि मशीनरी की भी कुछ वैल्यू है। इफ अगर मैं इसको बेचूंगा भी तो रिटर्न में वैल्यू आएगी ना। आज की तारीख में मशीन की वैल्यू क्या है 40,000, फर्नीचर की वैल्यू क्या है 20,000। तो ये सारी वैल्यू को जब मैं प्लस कर रहा हूं तो सेम मेरा तो इतना ही आ रहा है ना, मतलब मेरे पास अभी भी 3 लाख रुपीस का ही सामान है। इसलिए मैंने कैपिटल भी क्या दिखा रहा हूं, बराबर ही दिखा रहा हूं कि इतना ही है मेरे पास, कैपिटल भी उतना है, सेम मेरे एसेट्स भी उतनी ही है। क्लियर, समझ में आया। नेक्स्ट आगे दिया क्या दिया गया है, the above transaction show that means above इसकी बात कर रहे हैं, जिसमें क्या बताया जा रहा है assets are equal to capital, assets equal to capital, या मैं ऐसा बोलूं capital equal to assets, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। दो अगर ये बीच में इक्वल है तो वो आगे आ जाए या पीछे आ जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मेन क्या है, ये तो इक्वल ही है और इक्वल ही रहेंगे। चले आगे। देन increase or decrease in capital will result in the corresponding increase or decrease in the assets। क्या बता रहे हैं कि अगर आपका कुछ भी increase और decrease in capital, अगर आपका कैपिटल के अंदर इस साइड पे अगर आपका कैपिटल के अंदर कुछ चीज बढ़ रही है या कम हो रही है तो उसका डायरेक्ट इफेक्ट किस पे आएगा, एसेट पे। डायरेक्ट किस पे फर्क पड़ेगा, एसेट पे। अगर कैपिटल में कुछ इंक्रीज हो रहा है एसेट्स में वो इंक्रीज होगा, कैपिटल में अगर वो डिक्रीज पे जा रहा है तो एसेट्स में वो भी डिक्रीज में जाएगा, है ना। क्यों, क्योंकि दोनों में से इक्वल है ना, एक ज्यादा कम तो हो नहीं सकता, अदरवाइज वो इक्वल कैसे होंगे, है ना। इसलिए यहां पे बता रहे हैं इक्वल, इसको ध्यान रखेंगे। अब इसी के रिगार्डिंग अगेन एक एग्जांपल है हमारे पास, हमारा सेम कैरेक्टर है सुनील। क्या बता रहा है, सुनील विड्रॉ कैश फॉर पर्सनल यूज। एक वर्ड देखेगा, क्या दिया गया है, पर्सनल यूज। यहां पर ये इसका बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं है। क्या है ये, पर्सनल यूज मींस नॉन बिजनेस ट्रांजैक्शन हुआ ये, जिसे हम क्या बोला जाता है, ड्राइंग के नाम से लिखते हैं अकाउंट्स में। क्लियर हो रहा है, पर्सनल यूज को क्या बोला जाता है, ड्राइंग। एंड उसने कितने पैसे ले लिए, 5,000 रुपीस बिजनेस में से निकाल लिए, किसके लिए, पर्सनल यूज के लिए। तो अब इसकी एंट्री लिखेंगे तो एंट्री आएगी किस तरीके से आएगी, अगर पहले ये आपको फर्स्ट पहले बता रहे हैं कि आपका पहले बैलेंस कैसा था। हमारे पास कैश था 2,40,000, हमने मशीनरी खरीदी थी कितने की, 40,000 की, फर्नीचर था 20,000 का, और टोटल कैपिटल कितना था 3 लाख। इन तीनों का टोटल जो था इतना था, दोनों सेम थे, कैपिटल और ये एसेट। यहां पे मैं एसेट लिख देता हूं, है ना, एसेट, ये इक्विटी, इक्वली आ रहा है ना। देन क्या बता रहे कि सुनील ने विड्रॉ कर लिए पर्सनल यूज के लिए। पर्सनल यूज के लिए किए कितने,
5000। क्या लिया उसने? कैश लिया है। तो मेरे पास जितना कैश था उसमें से उसने कितने लिए? 5000 ले लिए। ले लिए तो क्या करूंगा? माइनस, क्योंकि बिजनेस में से पैसे निकाल लिए ना, निकाल लेते तो क्या करते हैं? माइनस करेंगे। तो आ जाइए नेक्स्ट स्टेप पे। क्या होगा? पैसे वो बिजनेस में दे रहा है या निकाल रहा है? दे रहा है या निकाल रहा है? निकाल रहा है। विड्रॉ लिखा है, निकाल रहा है। तो माइनस करूंगा मैं कितने? 5000 रुपीस। क्या उसने ऐसा बोला कि वो मशीनरी में से कुछ ले रहा है या फर्नीचर में से कुछ ले रहा है? नहीं। कुछ बोला? नहीं। तो यहाँ पर जीरो ही आएगा। सेम जितना एसेट सहित आएगा सेम उतना किधर? कैपिटल में भी, इक्विटी में भी सेम आएगा। यहाँ पे माइनस 5000 हो रहा है, यहाँ पे भी माइनस 5000 ही होगा। अब आ जाइए कि आपका रिमेनिंग बैलेंस कितना बचा है। ये तो हम भी सोचते हैं ना कि अरे 100 रुपए थे उसमें से मैंने 50 रुपए खर्च कर दिए, अब रिमेनिंग कितना बचा है तुम्हारे पास? सर 50 रुपीज रिमेनिंग है मेरे पास। तो यहाँ पे भी रिमेनिंग अमाउंट देखे कि कितना पड़ा है अभी। चलिए देखते हैं। अब आपके पास 2,40,000 कैश था, जिसमें से 5,000 रुपीज आपने ले ली। आपने मींस सुनील ने ले लिए। तो अब कैश कितना बचा? 2,35,000 का क्या हो गया? कैश है। फर्नीचर में से कुछ लिया था क्या उसने? नहीं सर, फर्नीचर में से कुछ नहीं लिया। तो फर्नीचर की अमाउंट एज इट इज रहेगी। क्या उसने फर्नीचर मशीनरी में से तो नहीं लिया था? फर्नीचर में से कुछ लिया था? नहीं। तो उसकी भी अमाउंट एज इट इज रहेगी। अब आप एसेट साइड का टोटल करिए। 2,35,000 प्लस 40,000 प्लस 20,000 टोटल कितना आएगा? 2,95,000। तो सेम हमारा कैपिटल मींस इक्विटी में भी कितनी अमाउंट होगी? 2,95,000 ही होगी। क्लियर? पूरा एकदम इक्वल आना चाहिए। समझ में आ रहा है? जैसा हमने अभी ऊपर पढ़ा था कि इफ अगर कैपिटल में से कोई चीज डिक्रीज होगी तो वो एसेट्स में भी क्या होगी? डिक्रीज होगी। अगर कैपिटल में कुछ बढ़ेगा तो एसेट में भी वो बढ़ेगा। सीधा सा याद रखिए, किसी भी एक चीज में कम ज्यादा हो रहा है तो सामने वाले में भी कम ज्यादा होगा ही। इंक्रीज हो रहा है तो इसमें भी इंक्रीज होगा, डिक्रीज हो रहा है तो डिक्रीज होगा, है ना? या तो अगर ऐसा बोलो कि एसेट में इंक्रीज हो रहा है, कैपिटल में भी इंक्रीज होगा। एसेट में डिक्रीज हो रहा है तो कैपिटल में भी डिक्रीज ही होगा। क्लियर? आगे चले भी। चलिए, business enterprise borrows money in the form of loan from outsider to carry on its activities। ये तो जेन्युइन सी बात है। कोई सा भी बिजनेस ले लो, कोई सा भी, हर बिजनेस में क्या होता है? जो बिजनेस पर्सन है उसको पैसा चाहिए होता है। एट ए टाइम वो खुद पर्सन कितना कैश लेके आएगा? इतना पैसा तो होता नहीं है हर किसी के पास। तो मोस्ट प्रोबेबली बहुत से लोग क्या लेते हैं? लोन लेते हैं। हम आप या बहुत से लोग कोई भी चीज के लिए, इफ अगर कोई चीज स्टार्ट करनी है अपने बजट से थोड़ा सा ऊपर है तो उसके लिए हम हेल्प क्या लेते हैं? ऐसा लोन ले लेते हैं। लोन प्रोवाइडर बहुत से बैंक है, फिर देन फ्रेंड्स कलीग्स उसमें आते हैं, देन कुछ अलग तरीके से लेते हैं जो रेट ऑफ इंटरेस्ट जिसमें हाई होता है। क्लियर? आप पैसा लेते हैं क्यों? ताकि आप बिजनेस आपका स्टार्ट कर सके और उसके रिगार्डिंग जो आपको एक्टिविटीज है आप उसमें भी इन्वॉल्व रह सके, है ना? देन इन अदर वर्ड्स every business concern owns money from outsider। हमेशा वो पैसा कहां से लेते हैं? बाहर से लिया जाता है ना। बिजनेस के अंदर से पैसा किसको देंगे? बाहर से पैसा बिजनेस में लेते हैं। ऐसा क्या लेके आते हैं? लोन के तौर पे लेके आते हैं। लोन मींस ऐसा पैसा आया है, आप इस तरीके से पैसा लाए कि एक ना एक दिन आपको उसको रिटर्न करना ही होगा। क्लियर? अगर कहीं पर ऐसा लिखा हुआ आ रहा है कि आपको पैसा दिया है किसी ने, सिर्फ क्या दिया? पैसा दे दिया या पैसा लेके आया, तो वहां पर रिटर्न देने वाली पॉलिसी तो आई नहीं। क्या बोला था? सिर्फ पैसा दे दिया या मिल गया, तो रिटर्न वाली बात तो हुई नहीं। अगर जहां पे लोन दिखेगा ना आपको तो समझ जाइएगा कि आपको पैसा दिया है ना उसने, आपको रिटर्न करना है। इसलिए लोन वर्ड याद रखना। लोन के नाम से पता चल जाएगा कि पैसा अभी के लिए दिया, एक ना एक दिन उसको देना पड़ेगा। मनी बोरोड फ्रॉम आउटसाइडर इज कॉल्ड एज लायबिलिटी। ये देख लीजिए, उनको पॉइंट दिया हुआ है कि बाहर वाले से अगर आप कभी भी पैसा लेके आते हैं, बाहर वाले से कभी भी आप पैसा लेके आ रहे हैं, बाहर वाले से कोई भी आपकी फैमिली में हो गए या
कहीं से भी आप लेके आ रहे हो या किसी से उधार लेते हैं, बैंक से ले लेते हैं, बहुत नंबर ऑफ वेज है हमारे पास लेने के, या कोई चीज गिरवी रख के भी लेके आते हैं पैसा, नंबर ऑफ मोड है हमारे पास पैसा लाने के। तो क्या होगा, जब भी आप किसी बाहर वाले से पैसा लेके आते हैं ना, एक ना एक दिन आपको चुकाना तो होगा कि नहीं चुकाएंगे, नहीं जान दे गई चीज तो गई, नहीं हम उसको पैसा रिटर्न करना होता है। अदरवाइज आपने जो चीज जिस बेस पे आपने उस पैसे लिए है वो चीज तो आपकी चली जाएगी, नुकसान ही होगा ना। कोई भी आपको पैसा किस बेस पे देता है, सपोज आपके पास 100 रुपए की कुछ प्रोडक्ट है या गुड है, उसके सामने वो सिर्फ 80 रुपए देता है, 80 रुपीज देता है, क्यों? ताकि सामने वाले को तो प्रॉफिट हो कि अगर ये पैसा नहीं दिया तो इसी की जो ये गुड्स है इसकी वैल्यू ज्यादा है, मैं इसको बेच के अपना पैसा वसूल कर लूंगा, है ना। तो आप क्या करेंगे, पैसा देंगे। तो देना जो हुआ कैसा, इन फ्यूचर में आपको पैसा देना है जिसके पास से आप पैसा लेके आए, तो ये आपके लिए क्या हो जाएगा, ये आपके लिए क्या हो जाएगा, लायबिलिटी। क्या हो जाएगा, लायबिलिटी। हमेशा याद रखना कि आप बाहर वाले से जिससे पैसा लेके आए हो और आपको इन फ्यूचर में उसको पैसा देना पड़ेगा, है ना, आपको पैसा देना पड़ेगा, उसे क्या कहा जाता है, लायबिलिटी कहा जाता है। हमारे लिए वो क्या है, लायबिलिटी। कहीं पर भी आपको देखिए कि यार ये मेरी लायबिलिटी है, मींस समझ आना कि यार आपको इसको पैसा देना है, या लायबिलिटी साइड पे कुछ भी आए, अरे पैसा देना है, चुकाना है ना। नेक्स्ट आगे देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल दिया हुआ हमको, ये एग्जाम्पल देख लेते हैं। 1,50,000 वर बोरोड फ्रॉम शिप्रा। यहां पर कितना, 1,50,000 हमने बोरो किया है शिप्रा नाम का कोई पर्सन, जिससे हमने क्या किया है, मेन यहां पर देखिए बोरो, पैसे लिए हैं, बराबर। Thus, the position of asset and capital, अब इनके रिगार्डिंग देखते हैं। आपने पैसा लिया है, कुछ टाइम के बाद वापस तो करना पड़ेगा ना, ऐसा थोड़ी कि लेके भाग गए कि भाई तूने देने का तो बोला नहीं, उसको देना तो होगा। देन वापस से हमारे कैरेक्टर पे आ जाते हैं पूरे। हमारे पास रिमेनिंग बैलेंस कितना था वो देखिए एक बार, हमारे पास जो रिमेनिंग बैलेंस था वो कितना था, ये था सेम, इसी को नेक्स्ट कैरी फॉरवर्ड कर दूं मैं। अब मेरे पास क्या है, कैश, मशीनरी, फर्नीचर। मैं पैसा किसी के पास से लेके आ रहा हूं, मुझे बाद में चुकाना होगा, तो मेरे लिए वो क्या होगी, लायबिलिटी होगी, तो मैं इसको लिखूंगा। कैपिटल तो मैं लिख ही रहा था, और इन दोनों का टोटल क्या होता है, इक्विटी, है ना। देन क्या बता रहे हैं अभी कि आपकी ये लास्ट जो अमाउंट थी ये वही की वही यहाँ पे लिख दी गई है, लायबिलिटी थी, इसलिए क्या आया, 0। ये फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप में आ जाते हैं, 1,50,000 बोरो किए, बोरो किए मींस पैसे आए, पैसे ही ना, और कुछ दिया है क्या, तो मतलब क्या हुआ, पैसे ही आए। गुड्स होता तो गुड्स का लिखते, लेकिन कुछ नहीं दिया है तो रुपीस में है, मतलब पैसे ही आए। तो एंट्री भी किस में करूंगा, कैश में। चलिए अमाउंट कितनी थी, 2,35,000, कितना पैसा लाए, 1,50,000, कितना आया था, 1,50,000, यहाँ पर लिख दिया 1,50,000। मशीनरी में कुछ आया नहीं, फर्नीचर में कुछ आया नहीं, ये पैसा मुझे चुकाना जरूर है, चुकाना पड़ेगा ना, तो किस में आएगा, लायबिलिटी में आएगा। ऑलरेडी इधर आ गया है, ये इक्वल हो गया, 1,50,000 इक्वल हो गया है, तो बस अब कैपिटल में क्यों आएगा, फिर इक्वल हो गया ना, है ना, पैसा आया है मुझे चुकाना भी है, इक्वल, एसेट इक्विटी इक्वल हो गया। आपको कैसे भी करके इक्वल करना है, ये होना चाहिए। 0 कैपिटल पे तो कुछ आएगा ही नहीं, क्योंकि ऑलरेडी लायबिलिटी के अंदर उसकी एंट्री आ चुकी है। अब क्या करेंगे, इन सब का टोटल, टोटल किस तरीके से आएगा, मेरे पास कैश पहले इतना था 2,35,000, देन 1,50,000 और कैश आया, तो टोटल कितना हो गया, मेरा कैश बढ़ गया। अब यहाँ पर आप देखिए मेरा कैश बढ़ गया है, कितना हो गया, 3,85,000, कितना हो गया है, 3,85,000। मशीनरी में कोई चेंज नहीं, तो मशीनरी कितनी, 40,000, फर्नीचर 20,000, न्यू लायबिलिटी कितनी हो गई, 1,50,000, कैपिटल कितना था, 2,95,000। क्लियर। तो देखिए इनकी जो टोटल अमाउंट है और इनकी दोनों की सेम ही है ना, टोटल करिएगा, इन दोनों की जो अमाउंट है वो सेम है। एज पर हमारा जो इक्वेशन था, एसेट इक्वल टू इक्विटी, हमारा इक्वेशन था ना, उसी बेस पे चल रहा है ये। क्लियर, इजी है।
चलिए आगे नेक्स्ट हमको कुछ दिया हुआ है, ये देख लेते हैं। In fact that business receives funds from the proprietor and creditor and retains all of them in the form of assets can be presented in the terms of accounting equation as under। कोई भी बिजनेस में आपको फंड्स मिलता है ना, आप किसी का से पैसा तो लेके ही आते हैं। फंड्स फ्रॉम प्रोप्राइटर, प्रोप्राइटर एक वो पर्सन है जो बिजनेस तो करता है लेकिन सोल प्रोप्राइटर है। प्रोप्राइटर जो बिजनेस करता है लेकिन अकेला खुद के दम पे करता है कि अकेला मैं ही करता हूं। आप हर एक के पास से पैसा लेके आते हो। इनफैक्ट आपके जो क्रेडिटर होते हैं, क्रेडिटर कौन, जिससे हम परचेज करते हैं, जिससे आप क्या करते हो, परचेज करते हो। बहुत से बार पैसा नहीं होता है तो हम उसको क्या बोलते हैं कि यार मुझे अभी गुड्स तो चाहिए लेकिन एक काम करता हूं मैं क्रेडिट में ले लेता हूं। कैसे ले लेता हूं, क्रेडिट में। सामने वाला पर्सन भी क्या बोलेगा, ठीक है ले जाओ। आप किसी के पास से कुछ लेके आए, इन फ्यूचर आपको वो पैसा तो उसको दोगे कि नहीं, जो भी अमाउंट थी आप उस पर्सन को दोगे कि नहीं, जो आपका क्रेडिटर है इसको पैसा दोगे, आपको पैसा देना है। आपके लिए क्या क्रिएट हो गया, वो लायबिलिटी आपके लिए क्या हो गई, लायबिलिटी होगी ना, क्योंकि आपको इन फ्यूचर उसको पैसा देना है ना। तो इसी के रिगार्डिंग हमारे अकाउंटिंग इक्वेशंस बताए गए, वो देख लेते हैं यहाँ पे अभी हम लोग। चलिए क्या बता रहे हैं इसमें से, बहुत एक देखते तक कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक याद रखो बस, जो ये है ना बस इसी को याद रखो बस, ये सारी चीज अपने आप याद हो जाएगी अपने आप, इसको देखने की जरूरत ही नहीं। सिर्फ एक याद रख लो कि एसेट इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, दैट्स इट, बस इतना सा याद रखना है आपको। और एक चीज और अगर याद रखनी हो, लायबिलिटी प्लस कैपिटल क्या होता है, इक्विटी। लायबिलिटी प्लस कैपिटल क्या होता है, इक्विटी। बस इतनी छोटी सी एक चीज याद रखनी है, और बाकी ये तो क्या इन सबके शॉर्ट फॉर्म दिए हुए, एसेट का ए दिया है, लायबिलिटी का एल और सी का कैपिटल। बस आप एक इतना सा याद रखिए। सपोज अगर किसी एग्जांपल में दिया है एसेट दिया है और लायबिलिटी भी दी है, कैपिटल नहीं दिया है, तो क्या हो जाएगा, कैपिटल को वहां से निकाल के इधर आ जाएगा, एसेट से क्या हो जाएगा, एसेट इधर साइड आ जाएगी, है ना। मैं दूसरे क्या कर सकते हैं इसमें, पॉइंट के साथ जाते हैं। जैसे फर्स्ट हमारा कंडीशन क्या है, जिसमें हमको लायबिलिटी की अमाउंट नहीं दी है। एग्जांपल में दे रहा हूं, यहां पर आपको कुछ एग्जांपल देता हूं मैं, तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। एसेट के लिए मैं ए रिप्रेजेंट कर रहा हूं, लायबिलिटी के लिए एल, कैपिटल के लिए सी, है ना। एसेट सपोज मेरे को एसेट फाइंड करना है, मेरी लायबिलिटी थी 10 रुपीज, यहां पर एक नॉमिनल अमाउंट ले रहा हूं एग्जांपल के लिए। कैपिटल कितना है 5, है ना। तो अब मेरे को एसेट फाइंड करना है, क्या करूंगा, एस पर मेरे इसके अंदर पुट करता हूं यहां पे अमाउंट। लायबिलिटी कितनी है 10 प्लस कैपिटल कितना है 5, टोटल मेरा एसेट की कितनी हो गई, मेरा एसेट कितना है 15, है ना। एसेट कितना आ गया 15, और ये जो मेरा इक्विटी है इसकी टोटल अमाउंट भी कितनी है 15। टैली भी हो रहा है, सही है। नेक्स्ट अभी एक और सिनेरियो हम देखते हैं, जिसके अंदर अभी आपको एसेट देकर रखा था 30 रुपीज, आपको कैपिटल देकर रखा था 20 रुपीज, ये डिफरेंस था। आपको फाइंड क्या करना है, लायबिलिटी फाइंड करनी है। यार लायबिलिटी क्या होगी, तो लायबिलिटी भी फाइंड आउट कर लेते हैं हम लोग। कैसे कर लेंगे, सेम यही इक्वेशन को याद रखो, दूसरी कुछ मत देखो। एसेट में लिख देता हूं मैं कितनी, मेरी 30 रुपीज, लायबिलिटी में कुछ नहीं है, वो एज इट इज आ जाएगा। कैपिटल कितना था 20 रुपीज। अब हमको एक चीज पता है, लायबिलिटी फाइंड करनी है, मैं कैपिटल को निकाल के क्या कर लेता हूं, इधर ले जाता हूं, प्लस की साइन चेंज हो जाएगी, किसमें आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा। किसमें आ जाएगा, माइनस में क्या आ जाएगा, कैपिटल कितना अमाउंट 20, अमाउंट कितनी आ जाएगी 20 आ जाएगी, कितना आएगा, इसमें से माइनस होगा तो 10। क्लियर, देखिए अभी यहां पर मैं बोल सकता हूं टैली हो रहा है, परफेक्ट टैली हो रहा है। कैसे टैली नहीं हो रहा है, लायबिलिटी कितना मिल गया 10 मिल गया, तो अब आपको लायबिलिटी कितना मिल गया 10,
मैं चेक कर लूं कि मेरा टैली हो रहा है कि नहीं। लायबिलिटी का अमाउंट 10 रख लेता हूं, है ना, मेरा इक्वेशन के हिसाब से चलता हूं मैं। ये मेरा इक्वेशन था, इसका टोटल देखो और इसका टोटल देखो, क्या 30 ही आ रहा है, लायबिलिटी प्लस कैपिटल, जी बिल्कुल 30 आ रहा है, मींस ये मेरा इक्वेशन ये भी राइट हो गया। क्लियर? एक ही इक्वेशन याद रखना है, बाकी कोई जरूरत ही नहीं है दूसरे की। तो नेक्स्ट एक एग्जांपल दूसरा देते हैं, जिसके अंदर क्या होगा, अभी तक हम सब देखा कैपिटल नहीं है, अभी क्या है सेम 40 रुपीस है, लायबिलिटी है वो कितनी हो गई 20, कैपिटल बाकी है ना। ये क्या मेरा फॉर्मेट के रिगार्डिंग में आ रहा हूं, फॉर्मेट के रिगार्डिंग समझा रहा हूं, मेरे को कैपिटल मेरा नहीं पता है ना, मुझे मेरा क्या है कैपिटल जो है वो पता नहीं है। कैपिटल फाइंड करना है, अगेन मैं किस में आता हूं, मेरा ये जो फॉर्मेट तैयार था ये वाला, इसे पे आ जाता हूं, है ना। तो इसमें क्या करता हूं, मैं लिख लूं कि मेरा एसेट कितना था, मेरा 40 एसेट था, लायबिलिटी कितनी है 20, कैपिटल पता नहीं है, तो कैपिटल फाइंड करना है, कैपिटल एज इट इज, लायबिलिटी को यहां से यहां ले आओ, पॉजिटिव है नेगेटिव में आ जाएगा, क्या हो जाएगा लायबिलिटी किस में आ जाएगी माइनस में आ जाएगी, कितनी 20, फाइनल आंसर कितना आएगा, कैपिटल का आंसर 20 में से 40 में से 20 क्या है कितना होगा, इसमें माइनस से मत गिनना है कि माइनस में आ जाएगा, कितना आ गया 20 क्या आ गया कैपिटल। तो अब मैं क्या करता हूं, इसकी वैल्यू यहां पे पुट ऑन कर दूं, कितना आया मेरा कैपिटल 20 आ गया। एज पर मेरे फॉर्मूला के हिसाब से एसेट और लायबिलिटी प्लस कैपिटल दोनों का टोटल कितना होना चाहिए, एसेट के बराबर। एसेट मेरा कितना है 40, लायबिलिटी और कैपिटल अब देख लेता हूं कितना हो रहा है 40 हो रहा है, मींस ये वाला स्टेटमेंट मेरा राइट हो रहा है। यही सारी चीज आपको इस तरीके से फॉर्मेट में दी हुई है, क्लियर। देखिए अब सेम यही फॉर्मेट में दिया हुआ है पूरा सब कुछ सेम ऐसे ही है, इसी तरीके से दिया है ना पूरा, है ना, बस और कुछ नहीं है इसके अंदर। और ये आपके सारे शॉर्ट फॉर्म है, तो ये शॉर्ट फॉर्म में चलेंगे। एक कोई सा भी एक फॉर्म याद रख लीजिए, जैसे ये वाला है हमारा बेसिक, सबसे ज्यादा यही आता है, ये बेसिक है बस। देन आपकी जो भी आई हो वैल्यू इनको आगे पीछे करके फाइंड आउट कर सकते हैं, है ना। चलिए नेक्स्ट, एक्सपेंस एंड रेवेन्यू आल्सो अफेक्ट द अकाउंटिंग इक्वेशन। किसकी बात कर रहे हैं, आपके कुछ एक्सपेंस और रेवेन्यू जो होते हैं ये भी आपके अकाउंटिंग इक्वेशन में कुछ इफेक्ट मींस इनका भी कुछ योगदान है, ये भी इंक्लूड होते हैं। ऐसा नहीं कि एक्सपेंस और रेवेन्यू की जरूरत नहीं, इनकी भी जरूरत है। रेवेन्यू मींस पैसा आता है, उसमें इनकम जैसा आती है वो रेवेन्यू में आता है। एक्सपेंस मींस खर्चा हो जाता है ना। देयर इफेक्ट इज ऑलवेज ऑन द कैपिटल। हमेशा याद रखिएगा क्या बता रहे हैं ये, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन दी है कि उसकी जो इफेक्ट होगी एक्सपेंस और रेवेन्यू की, जो भी इफेक्ट होगी वो किस में आएगी, सिर्फ और सिर्फ किस में आएगी, कैपिटल में ही आएगी। एक्सपेंस और रेवेन्यू की जो भी इनकम होगी किस में आएगी, सिर्फ और सिर्फ कैपिटल में आएगी। नेक्स्ट आगे देखते हैं। A business concern has to meet some expenses in its normal course of operation such as payment of salary। ये बिजनेस का कंसर्न है, इसका ट्रांजैक्शन दिखाए कि वो कौन सी चीजों में उसका एक्सपेंस हो रहा है। क्या हो रहा है एक्सपेंस, यहाँ पर आपको क्या बता रहे एक्सपेंस बता रहे, किस चीज में हो रहा है, पेमेंट पे कर रहा है ना, खर्चा जा रहा है पैसा। क्या हो गया, सैलरी देनी पड़ रही है, रेंट दे रहे हैं वो, इंश्योरेंस प्रीमियम भर रहा है, पोस्टेज जो भी पोस्ट में से भेजते होंगे कुरियर करते होंगे, वेजेस जो एम्प्लॉय काम कर रहे हैं उनको वेजेस देना हो रहा है, कुछ मशीन्स में रिपेयरिंग हो रहा होगा और एक्सेट्रा। ऐसे बहुत से खर्चे हो रहे हैं, ये क्या है सारे एक्सपेंस है। पेमेंट्स ऑफ दिस एक्सपेंस रिड्यूस द कैश। बहुत कॉमन सी बात है कि आपका कोई भी जैसे खर्चा हो रहा है, आप लोग मुझे खुद बताइए कि आपका पैसा है आपके पास और उसके सामने